हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रात काफ़ी हो चुकी थी बट हमने सोचा कि चलो अब थोड़ा घूमा जाए, रात को वॉक की जाए। गाइस हम गोलगप्पे खाने आ गए हैं और यहाँ के गोवा के गोलगप्पे ट्राई कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। सो गाइस हम बस अभी गोलगप्पे का स्टॉल देख ही रहे थे तो हमें एक मिल गया छोटा सा, हमारे होटल से बहुत नियर बाय था। और वॉक करते करते गोलगप्पे का प्लान बन गया हमारा, तो हमने गोलगप्पे खाए। तो ये हम स्टॉल के पास आ गए हैं। गोलगप्पे देखिए यहाँ पे कैसे बनते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो आप देख ही सकते हो यहाँ के और वहाँ के गोलगप्पे में बहुत ही डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये ट्राई तो किया हमने बट ठीक ठीक लगे हमें, क्योंकि हम दिल्ली से हैं तो दिल्ली में तो खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। अब हम बाहर की तरफ आ गए थे गोलगप्पे खाने के बाद, और ये आप देख सकते हो बाहर की कैसे लोग कैसे रातों को घूम रहे हैं। तो गोवा में तो ये बड़ा अच्छा है कि आप फ्रीली नाइट में घूम सकते हो, पार्टी कर सकते हो। तो हमने तो खाना खा के बस अब हम होटल की तरफ चल रहे थे। और सो गाइस चलते चलते हम थोड़ा आगे की तरफ आ गए थे और यहाँ पे मार्केट लगी हुई थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एट नाइट आप अच्छे से गोवा घूम सकते हो। तो यहाँ पे देखिए टी शर्ट्स मिल रही थी और गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी ड्रेसेस मिल रही थी। आप देख सकते हो इतनी गर्मी तो नहीं थी बट हाँ थोड़ा बहुत हमें लगा, क्योंकि जितने दिन हमने स्टे किया तो हमें थोड़ा कंपैरेटिवली दिल्ली यहाँ ज़्यादा गर्मी लगी। बट आप देख सकते हो, देखो ड्रेसेस थी। ये एक प्रॉपर शॉप थी जिसमें लॉन्ग ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस, बीच के लिए काफ़ी अच्छा इनके पास आउटफिट्स थे। ये देखो ड्रेसेस का जो प्राइस था वो कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा कॉस्टली लगा मुझे, बट ठीक है अगर आप गोवा में आ रहे हो और आपको कुछ ऐसा, इन्होंने कपड़े भी जो क्वालिटी है वो कपड़ों की भी ऐसी रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी तो है बीच के साथ साथ। सो बीच में तो गर्मी आपको पता ही होती ही है ना। तो अब हम ये वहाँ से निकल गए थे आगे की तरफ, थोड़ा सा हमने वीडियो लिया और कुछ रात के लिए खाने के लिए पैक कराया था हमने। यहाँ पे एक स्पेशल कोई फूड स्टॉल था तो उसका नाम मुझे थोड़ा याद नहीं है, वो हमने पैक करा के हम होटल की तरफ पहुँच गए। और बस अब अंदर की तरफ चले गए हैं हम और यहाँ पहुँच गए हम वेटिंग एरिया में और बस ऊपर जा रहे हैं सोने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम सीधा ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुफे लगा हुआ था। मॉर्निंग में अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हमारा ड्राइवर थोड़ा वेट कर रहा था और खाना खा के हम जल्दी से निकल रहे थे यहाँ से कि जल्दी जल्दी हम खाना फिनिश करें और निकले, क्योंकि हमें आगे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। सो गाइज एज यू कैन सी हम बैठ गए थे गाड़ी में और निकल पड़े थे अपने अगली जगह जाने के लिए। और देखिए गर्मी तो थी यहाँ पे जिस टाइम हम गए थे, और आप देख सकते हो व्यूज़ काफ़ी अच्छा आ रहा था यहाँ पे। मौसम थोड़ा गर्मी वाला मुझे लगा, बट ठीक है जब आप ट्रैवल के लिए निकल रहे हो और आपका एकदम ऑल ऑफ सडन कुछ प्लान बन जाता है जाने का, तो फिर आप ये देख ही नहीं सकते हो कि गर्मी हो रही है और सर्दी हो रही है, बस आप निकल गए हो। सो अब हम पहुंच रहे थे, हमारी जो प्लानिंग थी वो हमारे ओल्ड गोवा चर्च की तरफ हम जा रहे थे। और अब हमारे को एक्सप्लोर करने थे यहाँ के चर्च। यहाँ पे तो वैसे पे 30+ चर्च हैं और हम अंदर की तरफ एंट्री कर रहे थे। सबसे पहले यहाँ का व्यू देखो, ग्रीनरी है और स्पेस कितना ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत स्पेशियस है। तो गाइज हम आए हैं सेंट जेवियर चर्च जो 400 साल पुराना है। और ये देखिए सो गाइज आप ये व्यू देखो, यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी ट्रीज थी, कोकोनट ट्रीज। तो यहाँ का व्यूज बैक साइड में देखो कितनी सारी ट्रीज हैं। तो गोवा में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा ये मुझे। ये मेरी सिस्टर है। हम एंट्री कर रहे थे सबसे पहले सेंट फ्रांसिस चर्च, जो कि ये देखो आपको इसका व्यू दिखाती हूँ कितना बड़ा है। मैंने आपको एज बताया था कि यहाँ का जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे पहले हमारी यहाँ एंट्री हो रही थी। अब इसका व्यूज़, पिक्चर्स, फोटोग्राफी बहुत अच्छे से कर सकते हो। 400 साल पुराना है ये चर्च। यहाँ पे 1517 में ये बनाया गया था और 1661 में ये कंप्लीट हो गया था। तो वहाँ यहाँ की ओपनिंग 1661 में हो गई थी। ये आपका बाहर का व्यू है। अंदर आप
जो भी आप वेयर कर रहे हो उसका आप आजकल आप जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको क्या पहन के जाना है। तो एंट्री ऐसे अलाउड नहीं करते, यू नीड टू कवर योर सेल्फ, पूरी बॉडी कवर करनी थी तभी अंडर एंट्री कर रहे थे। बट यहाँ पे हमने एंट्री कर ली थी और यहाँ पे अब हम आ गए इसकी तरफ। सो गाइज हमने अंदर की तरफ ये एंट्री कर ली थी और आप यहाँ का ज़रा पहले सबसे पहले यहाँ का व्यू देखो और ये देखो कितना ही बारीकी काम हुआ है यहाँ पे। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा अंदर के ग्लिम्स ले लिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। सो मच टू एक्सप्लोर गाइज। बहुत टायर्ड हो गए हम लोग, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हम लोग। और ये देखिए दूसरा हमारा जो चर्च था वो था बेसिलिका बॉम जीसस। ये अंदर की तरफ एंट्री मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी, और ये भी काफ़ी ह्यूज था और बहुत ही सुंदर था। देन अगेन ये आप देख सकते हो पूरी इसमें अंदर कैसा व्यू है इसका, बहुत ही सुंदर लगा हमें। गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी बट फिर भी हमने 2 एक्सप्लोर कर लिए थे चर्च, और अब हम आ गए थे बाहर की तरफ। और ये देख सकते हो बाहर काफ़ी अच्छी पिक्चर्स व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे थे। और अब हम निकल चुके थे दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। ड्राइवर साहब हमारा वेट कर रहे थे और ये देखो बाहर का व्यू देखो कितना ग्रीनरी है। आप गोवा आओगे तो आपको कोकोनट ट्री तो दिखेगी ही, और यहाँ पे पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आ रही थी। अच्छा रहा हमारा टूर और अब हम निकल पड़े हैं अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। हम जा रहे थे मंगेश टेम्पल। ये एक हिंदू टेम्पल है लोकेटेड इन मंगेशी विलेज, और यहाँ की जो ये बेसिकली नियर टू पानाजी साइड पड़ता है। ये देखिए अंदर की तरफ एंट्री कर रहे थे हम। अंदर आई थिंक जो हमें लगा कि अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होता, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखा दूँगी। काफ़ी अच्छा था, पैदल चलने में ज़्यादा था, हमने काफ़ी वॉक की यहाँ पे। मंदिर बहुत सुंदर था ये। तो चलिए आप मेरे साथ अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। श्री मंगेश टेम्पल आ गए हैं विज़िट के लिए। अब हमारा ये वाला सेकंड डेस्टिनेशन है और जल्दी से पहुंच रहे हैं हम। मैं अंदर दर्शन कराती हूँ, देखते हैं कि हमें अंदर दर्शन के लिए अलाउड करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब कैमरा ले जाना अलाउड करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखते हैं, अभी वीडियो फोटोग्राफी तो होगी थोड़ी बहुत, लेट्स सी। सर ये लीजिए गाइस, आप भी दर्शन कर लीजिए अंदर की तरफ। अंदर का कुछ व्यूज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो आप भी ब्लेस्ड हो जाओगे। अब इसके बाद हम चले गए थे अपनी नेक्स्ट जगह। ये हम आ गए थे गार्डन, हम आ गए थे गाइस, और सबसे पहले इन्होंने हमारा वेलकम ड्रिंक से स्वागत किया। ये यहाँ की वेलकम ड्रिंक है, तो हमें इन्होंने सबसे पहले यहाँ सर्व किया। और ये देखिए अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ सारी नॉलेज जो इन्होंने हमें दी यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये। आप देख सकते हो, आपको सारा डिटेलिंग में बताया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम सुस्मिता है, मैं आपकी टूर गाइड हूँ। जो पूरा प्लांटेशन है ना, मोर देन 80 एकर्स का है, पर मैं आपको जो 1 एकड़ घुमाऊंगी वो है डेमो के लिए। तो ये प्लांटेशन 4 भाइयों को बिलोंग करता है और एक गांव है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, वही इस प्लांटेशन की देखभाल भी करते हैं। तो आप लोगों को पता है गोवा का फेमस अल्कोहल, गोवा का लोकल लिक्वर फैनी, कैशू फैनी। So this is the डेमो कैशू फैनी डिस्टिलरी। काजू फैनी बनाने के लिए भट्टी है। कैशू इज अ सीजनल क्रॉप, हमें साल में सिर्फ 3 महीने मिलता है, मार्च, अप्रैल और मई। अभी तक काजू का प्रॉपर सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी फ्लावरिंग सीजन है। और कैशू अभी मेरे पास रियल फ्रूट नहीं है, तो ये मेरे पास मॉडल है कैशू फ्रूट का। ऊपर होता है वो कैशू एप्पल, नीचे होता है वो कैशू नट। एक एप्पल को सिर्फ एक नट होता है, वो भी बाहर की तरफ होता है। जो काजू नट का जो बाहर का शेल होता है ना, वो बहुत एसिडिक एंड टॉक्सिक होता है, तो हम इसे एप्पल से सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद उसे हम सुखाते हैं, सूखने के बाद फैक्ट्री भेजते हैं आगे की प्रोसेसिंग के लिए। कैशू एप्पल कलेक्ट करते हैं, पैरों से उन्हें हम स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज होने के बाद उसका जूस निकलता है, वो जूस हम 7-8 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए, मतलब सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। फर्मेंटेशन के बाद 50% जूस बड़े मटके में लेते हैं, बंद करते हैं, आग लगाते हैं, कंटिन्यूसली उसे बॉईल करते हैं।
बॉल होने के बाद वेपर इस पाइप से पास होकर छोटे मटके में जाता है। उस टाइम हम इस पाइप पर कंटिन्यूसली पानी डालते हैं। जो वेपर है वो ऑटोमेटिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट्स अ डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस। जो फर्स्ट डिस्टिल जो हमें मिलती है ना, वो है हुर्रा। उसमें 9 to 10% अल्कोहल रहता है। फेनी के लिए भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। 50% हुर्रा, 50% फर्मेंटेड जूस। फेनी में 40 to 45% अल्कोहल रहता है। अगर आपने 1 चम्मच फेनी लिया, देन इट हेल्प्स लाइक अ मेडिसिन। चेस्ट कोल्ड कफ के लिए, अपसेट स्टमक के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। अगर आपने एम्प्टी स्टमक में फेनी लिया तो इट हेल्प्स लाइक अ एपिटाइजर। पर अगर आपने 1 चम्मच से ज़्यादा लिया तो पूरा गोवा भी आप यहीं से घूम लोगे, उतना वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो अगर आप लोगों को फेनी ट्राई करनी है तो राउंड खत्म होने के बाद एज अ मेडिसिन मैं आप लोगों को सर्व करती हूँ। और अगर आपको फेनी एंजॉयमेंट के लिए लेनी है देन वो लिम्का लेमनेड के साथ बहुत अच्छी जाती है। फेनी की कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती है, फेनी कभी ख़राब नहीं होती है। जितना आप फेनी को स्टोर करके रखोगे उतनी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रेटेड बनती जाती है। वाह। हाँ, वो सुपारी के पेड़ है और यहाँ पर सीधा ऊपर देख सकते हैं ऑरेंज कलर के जो ऊपर फ्रूट्स लगे हैं ना, वो सुपारी का बंच है। सुपारी, बिटल नट और अरेका नट। सो पहले सुपारी ग्रीन कलर में होता है। मैच्योर होने के बाद ऐसे ऑरेंज हो जाता है। देन उसे निकाल के सुखाते हैं। सूखने के बाद ही उसका छिलका निकल जाता है। छिलके के अंदर एक हार्ड नट होता है, वो होती है सुपारी। इसे इंडिया का लीगल ड्रग कहते हैं। सो अगर आपने कच्ची सुपारी खाई तो उससे आपको नशा हो सकता है। ड्राई सुपारी डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। और अगर ना आपको इस प्लांट की एज पता करनी है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर प्लांट्स के ऊपर रिंग्स देख सकते हैं। सो 1 2 3 4 इसके 4 रिंग्स, मतलब इसका 1 साल होता है। सुपारी का पेड़ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, ऊपर ये फ्लेक्सिबल होता है। तो जब भी कोई सुपारी निकालने के लिए ऊपर जाता है ना, तो एक पेड़ की सुपारी निकाल के वापस नीचे नहीं आता। ऊपर से ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर स्विंग एंड जंप करता है। नजदीक के सारे पेड़ एट अ टाइम हार्वेस्ट करता है, बाद में नीचे आता है जस्ट लाइक अ मंकी और जस्ट लाइक अ टार्जन। ना वो प्लेट्स इस पत्ते से बनाते हैं। हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि हम ज़्यादातर केले के पत्ते पे खाना खाते हैं, बट केले का पत्ता हम हाथ पे कैरी नहीं कर सकते। तो ये बहुत लेदरी है, हार्ड है, इजी टू कैच है, बायोडिग्रेडेबल है, यूज एंड थ्रो भी है। सो यहाँ पर ये लंबी पत्तों वाली ग्रास है ना, ये है लेमन ग्रास। सो हमने आपको चाय पिलाई थी ना एज अ वेलकम ड्रिंक, उसमें लेमन ग्रास, अदरक, इलायची थी और थोड़ा सा हम उसमें गुड़ डालते हैं स्वीट टेस्ट के लिए। सो जिनको रेगुलरली सर्दी खांसी होती है उनके लिए इसकी चाय बहुत इफेक्टिव है। और लेमन ग्रास के जो स्टेम पार्ट होता है ना, वहाँ से हम तेल निकालते हैं। वो तेल स्किन मसाज के लिए अच्छा है, लाइक डार्क सर्कल्स, ओपन पोर्स के लिए। बट ये स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सो इससे बादाम के तेल के साथ मिक्स करके लगाना पड़ता है। सो अगर आपने 1 ड्रॉप लेमन ग्रास लिया तो 5 ड्रॉप आलमंड ऑयल लीजिए, मिक्स करके रात को सोने से पहले आपके फेस पे मसाज करना है। और इसका ऑयल आप एज रूम फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं, डिफ्यूजर्स के लिए, बर्निंग कैंडल्स के लिए भी यूज़ होता है। इवन आप जब घर पे पोछा लगाते हैं ना, तो 2 ड्रॉप्स लेमन ग्रास का तेल डाल दीजिए उसमें और पोछा लगा दीजिए, क्योंकि मॉस्किटो रिपेलेंट भी होता है और आपको एज ए रूम फ्रेशनर भी काम करेगा। और यहाँ पर आप ये छोटी छोटी ग्रीन चिलीज देख सकते हैं, बहुत छोटी सी है साइज में। सो ये है पिरी पिरी और पेरी पेरी चिली। तो सुना है ना, पिरी पिरी सॉस, पेरी पेरी मसाला। गोवा में हम इसे पुर्तगाली चिली कहते हैं, बर्ड आई चिली और लवंगी मिर्ची। सो ऑलमोस्ट इसका मैक्सिमम पर चटनी, चिकन सॉसेस बनाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो होती है, बाकी जो नॉर्मल चिलीज होती है वो नीचे की तरफ जाती है। पहले ग्रीन है, सो टेस्ट में माइल्ड है, पकने के बाद ये पूरी रेड हो जाएगी।
और एक आपने ऐसी एक चिली खाई ना तो आप इसे विदाउट म्यूजिक भी डांस कर सकते हैं, इतना ही स्पाइसी होती है। इलायची ना बहुत सेंसिटिव होती है, जब इसे फूल आते हैं ना तो हम उसे टच नहीं कर सकते, अदरवाइज इसका फूल गिर जाता है, उसके बाद में इलायची नहीं बनती है। ओके, इलायची मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। अदरक मिट्टी के नीचे होता है, जैसे रूट और राइजोम क्रॉप, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ग्रीन शेप, ग्रीन शाइनिंग लीव्स है ना हार्ट शेप में, तो ये पान है बिटर लीफ, और यहाँ पर करी पत्ता है। करी पत्ता स्पेशली इंडियन घरों में, सारे घरों में करी पत्ता यूज होता है, पर बहुत लोग क्या करते हैं ना, करी पत्ता वो तड़के में डालते हैं, बट जब प्लेट में मिल जाता है तो निकाल के उसे साइड में छोड़ देते हैं, तो अभी 1 महीने तक खराब नहीं होगा। ये हो गया बर्ड है ना, बस सबसे स्वीट एंड सबसे हेल्दी भी होता है। ये दालचीनी का पेड़ है, सिनेमन, इसके जो छिलका होता है ना बाहर का, वही हम ऐसे दालचीनी यूज करते हैं। ये प्लांट रेडी होने में एटलीस्ट 9 to 10 इयर्स लेता है। उसके बाद ना हम यहाँ पर इसके ब्रांचेस कट करके सुखाते हैं, क्योंकि एक बार छिलका निकाल दिया तो इसे वापस छिलका नहीं होता है, तो हम सिर्फ ब्रांचेस कट कर देते हैं, क्योंकि ब्रांचेस फिर से ग्रो हो जाते हैं बट छिलका फिर से नहीं होता है। सुखाने के बाद छिलका लकड़ी से अलग हो जाता है, हमें दालचीनी मिलती है, और दालचीनी से भी हम तेल निकालते हैं। वो तेल जॉइंट पेन, मसल पेन, आर्थराइटिस के लिए भी अच्छा होता है। इवन बैक पेन है, शोल्डर पेन, नी पेन में भी दालचीनी का तेल बहुत इफेक्टिव है, पर ये भी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सो इसे भी कोई बेस ऑयल के साथ मिक्स करके लगाना पड़ता है। और जब आप इसे लगाते हैं ना तो आपको ऊपर से नीचे मसाज करना है, नीचे से ऊपर मसाज किया तो आपके स्किन के पोर्स ओपन होकर आपकी स्किन खराब हो सकती है। और दालचीनी के पत्ते हम एज अ तेजपत्ता यूज करते हैं, पर ये ओरिजिनल तेजपत्ता नहीं है। ओरिजिनल तेजपत्ता लंबा होता है, पतला होता है, दालचीनी के पत्ते थोड़े बड़े होते हैं, पर यहाँ पर हमें ज़्यादातर ओरिजिनल तेजपत्ता नहीं मिलता है, और हम दालचीनी के पत्ते यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ तेजपत्ता। यहाँ पर ऊपर आप नींबू जैसे छोटे छोटे फ्रूट्स देख सकते हैं, ये है जायफल और एक ही फ्रूट से हमें 2 मसाले मिलते हैं, जायफल और जावित्री। जब जायफल अंदर से रेडी हो जाता है ना, अपने आप वो बीच में से खुल जाता है और जावित्री और जायफल एक दूसरे को अटैच होता है। तो पहले आपको एक रेड कलर का फूल मिलेगा, होती है जावित्री, उसके अंदर एक हार्ड शेल होती है, हार्ड शेल के अंदर जायफल होता है। कौन सा? नहीं वो अलग है, ये अलग है, जायफल अलग है। तो जायफल जब अंदर से रेडी हो जाता है ना, तो अपने आप बीच में से खुल जाता है और आपको मसाले नीचे गिर जाते हैं। पहले रेड कलर का फूल होती है जावित्री, उसके अंदर एक हार्ड कवर के अंदर जायफल। जो बाहर का छिलका है उससे पिकल बनता है। जावित्री मसाले में, बिरयानी में यूज करते हैं, पर जो आंसू गैस, टीयर गैस, पेपर स्प्रे, मेस स्प्रे बनता है ना, वो जावित्री से बनता है। जायफल भी हम ज्यादातर गरम मसाले में और स्वीट डिशेस में यूज करते हैं, पर अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी में जायफल लिया तो उससे भी हमें नींद आने लगती है। सो जायफल इज लाइक अ ड्रग, ये बहुत सारे गल्फ कंट्रीज में बैन है। अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में जायफल लिया तो आपको जायफल की आदत भी लग सकती है और आपको जायफल से नशा भी हो सकता है। सो जायफल हमेशा पिंचेस में लेते हैं, चम्मच भर के लिया तो आप सोती रहेंगे। इवन पहले लोग ना जायफल बच्चों को, जब उनको बच्चों को सर्दी खांसी होती थी ना, वो उसमें घिस के हनी में मिक्स करके देते थे, क्योंकि जायफल से बच्चों को अंदर बॉडी में उसकी गर्मी पैदा होती है, वो अच्छे से सो जाते हैं। और थोड़े लोग रात को नींद भी नहीं आती है ना, तो जायफल दूध में मिक्स करके लेते हैं सोने से पहले, पर वो भी आप हफ्ते में 1 बार ट्राई कर सकते हैं। और जैसे आपने रेगुलरली जायफल लिया तो बाद में आपको जायफल के बिना नींद नहीं आएगी, आपको जायफल की आदत हो जाएगी। सो काजू का पेड़ इतना बड़ा नहीं होता है, एक्चुअली इट इज अ बुश प्लांट, और ये 3 to 4 मीटर्स हाइट में ही ग्रो हो जाता है। पर काजू को ज़्यादा धूप चाहिए होती है, इसलिए स्पेशली गोवा में हम काजू को पहाड़ी एरिया में लगाते हैं, पर यहाँ पर ये प्लेन एरिया है और धूप न मिलने के कारण ये बहुत ऊपर चला गया है। और अभी ना काजू का फ्लावरिंग सीजन है,
तो सीधा ऊपर देख लीजिए, एंड ऑफ द ब्रांचेस जो छोटा छोटा फ्लावरिंग हो रहा है ना, वो सारा काजू का फ्लावरिंग है। जब काजू ऊपर से रेडी हो जाता है तो नीचे गिर जाता है, हमें ऊपर चढ़ के काजू को निकालने की जरूरत नहीं होती है। नीचे से कलेक्ट करके बाद में हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं। नट एंड एप्पल सेपरेट करते हैं। नट हम फैक्ट्री बेचते हैं आगे की प्रोसेसिंग के लिए, और जो एप्पल होता है ना उसकी फेनी बनाते हैं। सो एप्पल अगर फ्रेश एंड मैच्योर है तो आप उसे खा सकते हैं, पर अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए खा रहे हैं ना तो आपको गले में थोड़ी इचिंग फील होती है, तो उस पर कट करके थोड़ा मिर्च मसाला नमक डाल के खा लीजिए, तो आपको टेस्टी भी लगता है और आपको गले में इचिंग भी फील नहीं होता है। तो मैंने आपको वहाँ पर इलायची का फ्लावरिंग दिखाया था। ये भी सारी इलायची के प्लांट्स लगे हैं। 2 तरह की इलायची होती है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। ये छोटी इलायची है। तीसरा महंगा मसाला है, मसालों की रानी कहते हैं इसे। लगाने के बाद ना 4 साल लगते हैं आपको पहली इलायची मिलने में, और इलायची नीचे रूट्स में आते हैं। सो इसे अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुआ है, बट आप नीचे रूट्स शूट्स देख सकते हैं। जो पहले ना नीचे से उसे शूट्स आते हैं, देन उन्हें छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसी फ्लावर के बाद में इलायची बनती है। अगर आपने एक इलायची खाई देन इट हेल्प्स लाइक अ माउथ फ्रेशनर, ट्रैवल सिकनेस रिड्यूस करता है। उसके अंदर के दाने एंटी डिप्रेशन के काम आते हैं। बाहर का छिलका उसका मेमोरी शार्प करने के लिए हेल्प करता है। और ज़्यादातर हम छोटी इलायची स्वीट डिशेस में यूज़ करते हैं, बड़ी इलायची हम स्पाइसी डिशेस में यूज़ करते हैं। और हमेशा ना हमें छोटी इलायची को शेड में सुखाना पड़ता है। धूप में सुखाए तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका अरोमा भी कम हो जाता है। ऑल स्पाइस, नॉट ओल्ड स्पाइस, ऑल स्पाइस। तो ये ऑल स्पाइस का पेड़ है। तो जस्ट मिनट, मैं आपको एक लीफ पास करती हूँ। ऑल स्पाइस सारे पत्ते हैं, कुछ है उसके अंदर, सारे स्पाइसेस हैं इसमें यूज होता है। ऑल स्पाइस इसे ना क्रश करके स्मेल करके पीछे पास करना है। तो इसके एक ही पत्ते में आपको 5 अलग अलग मसाले की खुशबू मिलेगी। तो वो है दालचीनी, इलायची, लवंग, पेपर एंड जायफल। 5 अलग मसाले की खुशबू एक ही में। पर बहुत लोगों को लगता है ऑल स्पाइस मतलब अलग अलग मसालों का मिक्सचर है, बट ये नेचुरल प्लांट है जिसमें 5 का स्मेल एक ही में मिल जाता है। और मार्केट में ज्यादातर आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है, नहीं तो इसे काली मिर्च होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे फ्रूट्स भी लगते हैं। इसका मेडिसिनल यूज नहीं है। आप इसे मसाला टी बनाने में, बिरयानी, पुलाव और वेज नॉन वेज किसी भी डिश में आप इसे यूज कर सकते हैं। इवन एक केक वगैरह में भी यूज होता है, और ये परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज भी यूज करते हैं अरोमा के लिए। और एक लीफ है मेरे पास, वो भी आपको पास करती हूँ। सेम आपको क्रश करके स्मेल करके पीछे पास करना है, बट इसे ना डिफरेंट हैंड में क्रश करना है, अदरवाइज आपको सेम ऑल स्पाइस का ही स्मेल मिल जाएगा। इसमें करें ना यूज। पतला पेड़ ऊपर गया है ना, ये लौंग का पेड़ है। यहाँ पर हमें ना लौंग साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है। हमेशा ये एंड ऑफ द ब्रांचेस होता है, बंचेस में होता है। लौंग मतलब फ्लावर की कली है, बर्ड ऑफ अ फ्लावर। खिलने से पहले उसे निकाल के सुखाते हैं। खिल गया तो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि लौंग का सब फ्लेवर उसके ऊपर एक जो राउंड बॉल होता है ना, उसी में होता है। अगर वही खुल गया तो वेस्ट हो जाता है। लौंग से भी तेल निकालते हैं। वो तेल दांतों के लिए, टूथेक के लिए अच्छा है। आप इसे एज ए इंसेक्ट मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज कर सकते हैं। सो अगर आपके घर में ज्यादा इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज हैं तो बॉटल में पानी लीजिए, लौंग का तेल डाल के पूरे घर में स्प्रे कीजिए। और पहले के लोग क्या करते थे, घर पे कुछ दाल राइस स्टोर करते थे ना, तो उसमें एक लौंग डालकर रखते थे। उसके स्मेल से जो कीटाणु होते थे ना, वो उनके पास नहीं जाते थे। और आप मार्केट में जाते हैं ना लौंग लेने के लिए, आपको 2 तरह के लौंग मिलेंगे। एक होगा ब्लैक एंड ड्राई, दूसरा होगा ब्लैकिश ब्राउन। हमेशा ब्लैकिश ब्राउन वाला लौंग लीजिए। सो बहुत बार क्या होता है ना, लौंग में से तेल निकाला जाता है, देन वो मार्केट में सेल किया जाता है, उसकी वजह से वो ब्लैक एंड ड्राई हो जाता है। सो हमेशा ब्लैकिश ब्राउन वाला लौंग लीजिए।
ये वो आपको छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्रूट्स दिखाई देंगे। तो स्टार फ्रूट, अमरक, अमरक पता है ना, अरे ये उसी की तरह है। इसे सावो गॉकिन्स कहते हैं और कुकुम्बर गॉकिन्स, और हम गोवा में इसे बिमली बोलते हैं। लाइक इमली बिमली, खट्टा होता है, जूसी होता है, विटामिन सी इसमें बहुत हाई होती है। तो इससे पिकल बनता है, पर ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत जूसी फ्रूट होने के कारण बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सो विद इन 7 to 8 days हमें उसे खाना पड़ता है। आप इसे इमली के बदले भी यूज़ कर सकते हैं, और कट करके थोड़ा मिर्च मसाला नमक डाल के भी खाया तो ये खाने में टेस्टी लगता है। कुंदरू की कोकम सुना है आप लोगों ने? कोकम शरबत, कोकम कढ़ी। सो यहाँ पर देख लीजिए, ये कोकम का पेड़ है और उसके ऊपर ना छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्रूट्स लगे हैं, वो कोकम फ्रूट्स है। सो कोकम इज अ समर सीजन क्रॉप एंड इट इज अ वाइल्ड फ्रूट ऑफ गोवा। कोकम दिखने में जैसे प्लम फ्रूट होता है ना, वैसे होता है, लाइक लिटिल बिट ट्रेडिशन मरून इन कलर। खट्टा होता है, जूसी होता है, और लाइक इंस्टेड ऑफ इमली हम कोकम यूज करते हैं, स्पेशली हमारी गोवन स्टाइल फिश करीज बनाने में। आप कोकम दाल, सांबार, रसम में भी यूज कर सकते हैं। इमली का नेचर गर्म होता है, कोकम का नेचर ठंडा होता है। सो कोकम ना डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू कूल डाउन द बॉडी। यहाँ पर ऊपर आप कॉफी बीन्स देख सकते हैं, जो चेरिश रेड कलर के फ्रूट्स लगे ना ऊपर, वो कॉफी बीन्स है। कॉफी पहले ग्रीन होती है, पकने के बाद चेरिश रेड हो जाती है, देन निकाल के सुखाते हैं, सूखने के बाद उसका छिलका निकल जाता है, सो फर्स्ट बनती है ग्रीन कॉफी। और इन दिनों मार्केट में ग्रीन कॉफी बहुत चल रही है क्योंकि वेट लॉस करने में ग्रीन कॉफी हेल्प करती है। और जब वही ग्रीन कॉफी जब हम रोस्ट करते हैं तो नॉर्मल मार्केट जैसे रोस्टेड और ब्राउन कॉफी मिलती है। रोस्ट करने से पहले कॉफी का कलर भी नहीं मिलता है, उसका स्मेल भी नहीं मिलता है, सो पहले हमें उसे रोस्ट करना पड़ता है। ये पुराना पेड़ है, जब नारियल की एज बढ़ने लगती है तो सब रूट्स उससे अपने आप बाहर निकलने आने स्टार्ट होते हैं। ऊपर तक देख सकते हैं आप इसके रूट्स हैं, और ये ऑलमोस्ट 100+ है, बट अभी भी हमें फ्रूट्स देता है। और गोवा का खाना नारियल के बिना इनकम्प्लीट है। कुछ भी बना लो, सब्जी, करी, स्वीट डिशेस, हमें खाने में नारियल चाहिए ही होता है। वो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, मसालों का राजा है, फर्स्ट डिस्कवर स्पाइस है। एक ही बेल से 4 तरह के डिफरेंट पेपर बनते हैं, वो है ग्रीन, रेड, व्हाइट, ब्लैक। हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग सब इसकी अलग अलग होती है। आप ऊपर देख सकते हैं ग्रीन कलर में है, पकने के बाद रेड हो जाएगा। व्हाइट पेपर प्रोसेस पेपर होता है, उसे हमें खुद को घर पे बनाना पड़ता है। उसके लिए रेड पेपर कॉर्न्स लेकर पानी में उबाल दीजिए, उबालने के बाद छिलका निकल जाता है, तो व्हाइट पेपर बनता है। ब्लैक पेपर चाहिए तो रेड वन लीजिए, धूप पे सुखाइए, उसे वो ब्लैक पेपर बन जाता है। व्हाइट पेपर टेस्ट में माइल्ड होता है, ब्लैक पेपर स्ट्रॉन्ग होता है। व्हाइट पेपर आंखों के लिए, आईसाइट के लिए अच्छा है, सो आप इसे दूध में, पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। और ब्लैक पेपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा होता है। सो 2-3 कॉन्स ब्लैक पेपर लीजिए, क्रश करके रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। नेक्स्ट डे सुबह उठकर जैसे आप स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी बना के पीते हैं ना, वैसे बॉईल करके खाली पेट पी जाइए, तो आपका पूरा पेट साफ हो जाता है। कौन सा है? केसर। सैफरन। हम गोवा में केसर नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि उसे ठंडा क्लाइमेट लगता है। और दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मसाला है वेनिला। वेनिला आइसक्रीम, वेनिला एसेंस। मेरे पास वेनिला की स्टिक है, मैं आपको पास करती हूँ, स्मेल करके पीछे पास कर दीजिए और वापस मुझे दे दीजिए। उस पे सीधे ऊपर देख लीजिए, एक zigzag बेल ऊपर गई है। हाँ जी। सो वेनिला की बेल है। वेनिला इज अ पैरासाइट, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरे पेट पे डिपेंड होता है, और ये ऑर्किड फैमिली से बिलोंग करता है। सो वेनिला को लगाने के बाद वेनिला का फर्स्ट फूल आने में ही 4 साल लगते हैं। जब इसे फ्लावरिंग होता है तो नेचर उसे पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करता है, हमें खुद चाहकर उसे हाथ से मैन्युअली पॉलिनेट करना पड़ता है। पॉलिनेशन के बाद 9 महीने लगते हैं वेनिला की बीन रेडी होने में, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बेबी। और 30 to 40,000 वेनिला के स्टिक से
सिर्फ 1 लीटर वनीला का एसेंस बनता है। उस 1 लीटर में से 50% जाता है फार्मेसी में मेडिसिन यूजेस के लिए, 30% कोको कोला फैक्ट्री, रिमेनिंग 20% आइसक्रीम और परफ्यूमरी फैक्ट्री। सो नॉर्मली जो हमें मार्केट्स में मिलता है वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल और सिंथेटिक एसेंस होता है। अगर आपको घर पे वनीला एसेंस रेडी करना है तो जस्ट एक आधा केजी शुगर लीजिए, ऐसे वनीला की बीन लीजिए, बीच में से कट करके शुगर में डाल दीजिए। वो शुगर एक 15 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में पैक करके छोड़ दीजिए। 15 दिन बाद पूरा जो शुगर है ना वो आपको वनीला का फ्लेवर देगा। वही शुगर बाद में आप किसी भी स्वीट डिशेस में यूज कर सकते हैं, तो आपको वनीला का ओरिजिनल फ्लेवर मिल जाएगा। अगर आपको शुगर नहीं पसंद है तो वही स्टिक आप छोटे छोटे पीसेस में यूज कर सकते हैं, तो आपकी पूरी स्टिक यूज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा राउंड खत्म होता है। आई होप आपने मेरे साथ राउंड एंजॉय किया। यह हमारा स्मॉल सा ट्रेडिशनल रिलैक्सेशन के लिए अर्दन पॉट है, नॉर्मल पानी है, इसमें हमने लेवेंडर ऑयल मिक्स किया है। लेवेंडर ऑयल हम रिलैक्सेशन के लिए और अरोमा थेरेपी, मसाज थेरेपी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको माइग्रेन है तो ऑयल लेकर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। रात को आपको अच्छे से नींद नहीं आती है ना, तो पिलो पे 2 ड्रॉप डाल के उसे डीपली स्मेल कर सकते हैं, और नहाने के पानी में भी 2 ड्रॉप्स डाल के आप शोल्डर बाथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी लेकर मैं आपके रीढ़ की हड्डी पर डालूंगी। मैजिक वाटर है, आपके कपड़ों को दाग नहीं लगेगा, तो आप एक करके आगे आ जाइए और पीछे घूम जाइए। सो गाइज, इसी के साथ साथ हमने यहाँ का खाना भी खाया और ट्राई किया। बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये एक्सपीरियंस। गाइज, हम आ गए थे आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। ये चर्च पंजिम में है और यहाँ का व्यू देखिए काफ़ी अच्छा था। काफ़ी मूवीज़ भी यहाँ पे शूट हुई है, आपको भी पता होगा। और ये देख सकते हो अंदर ये ओपन नहीं था, तो हमने थोड़ा बाहर के ग्लिम्स ले लिए। बाकी आपको डिटेलिंग में इसको दिखाती हूँ मैं थोड़ा अंदर जाके भी। क्या बोलना चाहेंगे आप? सो हम आ गए हैं चर्च स्क्वायर। सो हम आ गए हैं चर्च स्क्वायर। गाइस देखिए बहुत ही सुंदर है, और ये बाहर से हम लोग वीडियोस ले रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप गोवा आ रहे हैं तो यहाँ पे आके विजिट ज़रूर कीजिए। फोटोग्राफी वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। आप आ सकते हो, अंदर भी विजिट कर सकते हो। गाइस हम अंदर जा रहे हैं अभी। मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। सो गाइस, आप इसे एंजॉय कीजिए, यहाँ के व्यू को एंजॉय कीजिए। और यहाँ चर्च की पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आ रही थी, और अंदर की तरफ भी हमने एंट्री कर लिया था। एंड माय सिस्टर, चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेके हम लोग यहाँ से निकल गए थे। अंदर का काफ़ी अच्छा व्यू था और वो भी देख लिया था। कैंडल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा था, आप वहाँ कैंडल जाके चला सकते हो। और ये देखिए यहाँ का सारा आपको ओवरव्यू। ये भी एक कॉटेज टाइप कुछ बना हुआ था। ये देखिए यहाँ पे बहुत छोटी छोटी जो जगह हैं, काफ़ी छोटे छोटे हाउसेस, छोटे छोटे कैफ़े रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। ये यहाँ की मुझे लगता है काफ़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ना हो के यहाँ पे स्मॉल हाउसेस बने हुए हैं, वही स्पेशलिटी है यहाँ की। देन आप यू विल फाइंड एवरीवेयर प्लांट्स, पौधे ज़्यादा दिखेंगे आपको, बड़े बड़ी ट्रीज़ ज़्यादा दिखेंगी आपको, कोकोनट ट्री ज़्यादा दिखेगी, कोकोनट ड्रिंक आप कर सकते हो। हम घर की तरफ निकल रहे थे, बहुत लेट हो चुका था। सुबह से लेकर शाम तक हम अभी घूम ही रहे थे, तो अभी हमारे जाने का सनसेट हो रहा है। आप सनसेट के भी मज़े थोड़ा लो। एंड देन आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। लव यू गाइज, लव यू अ लॉट।